कभी कभी कोई जगह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होती, वो इतिहास, राजनीति और पहचान का एक उलझा हुआ चौराहा बन जाती है। बिल्कुल। आज हम ऐसे ही एक क्षेत्र की परतों को खोलने जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश। सही। हमारे पास जो स्रोत है वो एकेडमिक रिसर्च से लेकर सरकारी नीति पत्रों और जमीनी रिपोर्टों का एक दिलचस्प मिश्रण है। हाँ। और ये हमें बताते हैं कि ये कहानी सिर्फ सीमा पर तैनात सैनिकों या नक्शे पर खींची एक पुरानी लकीर की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी शंघाई एयरपोर्ट पर एक भारतीय नागरिक के अपमान की भी है और दिल्ली की सड़कों पर अपने ही देश में बाहरी कहलाए जाने के दर्द की भी। तो चलिए इस उलझे हुए धागे को सुलझाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि अरुणाचल का ये पूरा मामला आखिर है क्या। अच्छा, तो किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत में जाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ शुरुआत होती है एक नाम से, मैकमोहन रेखा। ये नाम हम सबने सुना है, पर असल में ये है क्या और विवाद की जड़ क्यों है? बिल्कुल, ये 1914 की बात है। शिमला में एक समझौता हुआ था 1914 में। हाँ, उस समय ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। अच्छा। इस समझौते के तहत सर हेनरी मैकमोहन ने हिमालय के जो शिखर हैं उनको आधार मानकर इन दोनों के बीच एक सीमा रेखा खींची। ओके। इसका मकसद एक तरह से एक बफर जोन बनाना था। हाँ। ताकि ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच प्रभाव के क्षेत्र साफ साफ बढ़ जाएं। भारत के लिए तब से लेकर आज तक यही आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो फिर चीन इसे क्यों नहीं मानता? उसका पक्ष क्या है? यहीं पर कहानी में मोड़ आता है। चीन का तर्क ये है कि 1914 में तिब्बत एक संप्रभु एक आजाद देश था ही नहीं। अच्छा, वो तिब्बत को आजाद नहीं मानते थे? नहीं, तो इसलिए उसे किसी के साथ सीमा समझौता करने का कोई अधिकार नहीं था। ओके। वो कहते हैं कि उस समझौते में कोई चीनी प्रतिनिधि शामिल नहीं था, इसलिए वो इस रेखा को अवैध मानते हैं। और 1949 के बाद 1949 में कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद उन्होंने पुरानी सभी संधियों को साम्राज्यवादी कहकर खारिज कर दिया। और इसी असहमति का नतीजा था 1962 का युद्ध। बिल्कुल, सबसे दुखद नतीजा हमने 1962 के युद्ध में ही देखा। और तब से ये तनाव बना हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक सीमा विवाद से कहीं ज्यादा है ना? हमारे स्रोत बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का रणनीतिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। अरुणाचल की आप भौगोलिक स्थिति को देखिए। ये 3 देशों से घिरा है, भूटान, चीन और म्यांमार। हाँ। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए एक गेटवे की तरह है। और तवांग का क्या महत्व है? और फिर तवांग का मामला है। तवांग में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जिसका तिब्बती बौद्ध धर्म में बहुत ऊंचा स्थान है। अच्छा। छठे दलाई लामा का जन्म भी यहीं हुआ था। और 1959 में जब वर्तमान दलाई लामा तिब्बत से भागे थे, हाँ, वो भारत आए थे, तो उन्होंने तवांग के रास्ते ही भारत में प्रवेश किया था। समझ गई। इस वजह से चीन के लिए तवांग पर दावा करना सिर्फ जमीन पर दावा करना नहीं, बल्कि तिब्बती बौद्ध धर्म की विरासत पर नियंत्रण करने की कोशिश भी है। मतलब ये लड़ाई जमीन के साथ साथ इतिहास और धर्म पर भी नियंत्रण की है। बिल्कुल। और आजकल ये लड़ाई एक नए मैदान में लड़ी जा रही है, नक्शों और नामों की दुनिया में। चीन अरुणाचल को जंगनान कहता है, यानी दक्षिणी तिब्बत। हाँ, और ये सिर्फ एक नाम देने तक सीमित नहीं है। चीन बाकायदा लिस्ट जारी करता है। लिस्ट? कैसी लिस्ट? जिसमें वो अरुणाचल की नदियों, पहाड़ों और बस्तियों के मानकीकृत चीनी नाम बताता है। अच्छा। विशेषज्ञों ने इसे मानचित्र संबंधी आक्रामकता या कार्टोग्राफिक अग्रेशन का नाम दिया है। मानचित्र संबंधी आक्रामकता, ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है? आप इसे बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध ही है। इसका मकसद कागज पर और फिर धीरे धीरे लोगों के दिमाग में एक ऐसा नैरेटिव बनाना है कि ये इलाका ऐतिहासिक रूप से चीन का रहा है। अच्छा। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन नक्शों और नामों को पेश करके अपने दावों को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये दुनिया को दिखाने का एक तरीका है। हाँ, दुनिया को ये बताने का एक तरीका है कि इस क्षेत्र पर उनका प्रशासनिक नियंत्रण है, भले ही जमीन पर हकीकत कुछ और हो। और ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है, इसके असली मानवीय परिणाम भी होते हैं। बिल्कुल। जैसे पेमा वांगजोम थोंगडोक के साथ जो शंघाई एयरपोर्ट पे हुआ, वो एक भारतीय नागरिक हैं, उनके पासपोर्ट पर जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा था और इसी वजह से उन्हें घंटों तक परेशान किया गया। ये घटना इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे क्रूर उदाहरण है।
उन्हें कहा गया कि आपका पासपोर्ट अमान्य है क्योंकि अरुणाचल चीन का हिस्सा है। ओह, ये संघर्ष को सीमा पर खड़े सैनिकों से उठाकर एक आम नागरिक की पहचान पर ले आता है। और इसी का एक और हिस्सा है स्टेपल वीजा। हाँ, इसी रणनीति का एक और हिस्सा है स्टेपल वीजा जारी करना। हाँ, ये स्टेपल वीजा वाली बात भी कई बार खबरों में आती है। ये होता क्या है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। जब अरुणाचल का कोई नागरिक चीन के वीजा के लिए अप्लाई करता है तो चीन उसके भारतीय पासपोर्ट पर वीजा स्टैंप लगाने से इनकार कर देता है। अच्छा, स्टैंप नहीं लगाता? नहीं, इसके बजाय वो एक अलग कागज पर वीजा प्रिंट करके पासपोर्ट के साथ नत्थी कर देता है, यानी स्टेपल कर देता है। ये उनका ये कहने का तरीका है कि हम आपके पासपोर्ट को यानी अरुणाचल पर भारत की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते। मतलब उनका तर्क ये है कि उनका तर्क होता है कि हम अपने ही नागरिक को वीजा कैसे दे सकते हैं। ये तो वाकई में चौंकाने वाला है। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दो देशों का विवाद एक आम नागरिक के लिए एक व्यक्तिगत अपमान में बदल गया। सही कहा। ये दिखाता है कि ये लड़ाई कितनी गहरी हो चुकी है। तो एक तरफ ये कागजों और पहचान की लड़ाई चल रही है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि जमीन पर, सीमा पर एक अलग ही होड़ मची हुई है, ईंट और गारे की, है ना? बिल्कुल। सीमा के उस पार चीन बहुत तेजी से अपना सैन्य और नागरिक बुनियादी ढांचा बना रहा है। जैसे कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि तवांग के ठीक उत्तर में लुन्जे काउंटी में एक नया एयरबेस बनाया गया है, जहां लड़ाकू विमानों के लिए मजबूत शेल्टर हैं। इसके अलावा एलएसी के पास सैकड़ों मॉडल गांव बसाए जा रहे हैं, जिन्हें वो जियाओकांग या संपन्न गांव कहते हैं। इन गांवों का मकसद क्या है? इनका दोहरा मकसद है सीमा पर अपनी नागरिक उपस्थिति दर्ज कराना और जरूरत पड़ने पर सेना के लिए एक लॉजिस्टिक्स बेस के तौर पर इस्तेमाल करना। और इसके जवाब में भारत क्या कर रहा है? क्योंकि एक जमाना था जब माना जाता था कि सीमा पर सड़कें ना बनाना ही एक अच्छी रक्षात्मक रणनीति है। वो सोच अब पूरी तरह बदल चुकी है। पिछले एक दशक में, खासकर 2014 के बाद, भारत ने, जिसे कुछ विश्लेषक खामोश लेकिन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की क्रांति कहते हैं, उसे अंजाम दिया है। पहले की नीति थी कि अगर सड़कें नहीं होंगी तो दुश्मन की सेना आगे नहीं बढ़ पाएगी। हाँ। लेकिन अब भारत समझ गया है कि अपनी सेना को तेजी से सीमा तक पहुंचाने के लिए अच्छी सड़कें और सुरंगें कितनी जरूरी हैं। और ये बदलाव जमीन पर दिख भी रहा है। हमारे स्रोतों के मुताबिक सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ का बजट 3 गुना हो गया है। बिल्कुल। सेला टनल एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो अब तवांग को हर मौसम में देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। हाँ। पहले सर्दियों में बर्फबारी की वजह से तवांग कई महीनों तक कट जाता था। हाँ, सेला टनल एक गेम चेंजर है। और सिर्फ वही नहीं, एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। हाँ, ये लगभग 2000 किलोमीटर लंबा हाईवे है जो एलएसी के समानांतर चलेगा, कुछ जगहों पर तो सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। इसके क्या फायदे होंगे? इसका दोहरा फायदा है। पहला, सीना और भारी तोपखाने की आवाजाही बहुत तेज हो जाएगी। और दूसरा, जो उतना ही जरूरी है, ये सीमावर्ती गांवों को जोड़ेगा। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत इन गांवों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पर्यटन की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, ताकि वहां से लोग पलायन न करें। ठीक समझे। ये गांव हमारी रणनीतिक संपत्ति हैं। ये हमारी आंख और कान की तरह है, हमारी पहली रक्षा पंक्ति। सही बात है। अगर गांव खाली हो जाएंगे तो सीमा असुरक्षित हो जाएगी। इसलिए अब जोर इस बात पर है कि सीमा पर रहने वाले लोगों का जीवन इतना बेहतर बनाया जाए कि वे वहीं रहें। ये एक बहुत जरूरी पहलू है। लेकिन अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मानवीय और दर्दनाक है। हाँ। जब अरुणाचल या पूर्वोत्तर का कोई नौजवान पढ़ाई या काम के लिए दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर जैसे किसी बड़े विश्व शहर में आता है, तो उसे एक बिल्कुल अलग लड़ाई लड़नी पड़ती है। और ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही देश के लोगों की अज्ञानता और पूर्वाग्रह से होती है। हाँ। हमारे स्रोतों में ऐसे अनगिनत अनुभव दर्ज हैं। उनकी मंगोलॉइड शारीरिक बनावट की वजह से उन्हें चाइनीज, चिंकी, मोमो, बहादुर जैसे अपमानजनक नामों से बुलाया जाता है। उनसे पूछा जाता है, क्या तुम इंडिया से हो? अपने ही देश में? हाँ। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक अलगाव पैदा करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान तो ये और भी बदतर हो गया था, है ना? बहुत ज्यादा। अचानक से पूर्वोत्तर के दिखने वाले हर चेहरे को कोरोना वायरस से जोड़ दिया गया। उन पर थूका गया, उन्हें सार्वजनिक जगहों पर परेशान किया गया, उन पर वायरस लाने का आरोप लगाया गया। ये तो बहुत ही दुखद है। एक लड़की ने अपने अनुभव में बताया कि कैसे दिल्ली में एक आदमी ने उस पर चिल्लाकर कहा, तुम लोगों की वजह से ये सब हो रहा है, वापस चीन जाओ। सोचकर भी बुरा लगता है। सोचिए,
अपने ही देश में ये सुनने पर कैसा महसूस होता होगा। और ये सिर्फ ताने या नामों तक सीमित नहीं है, ये जानलेवा भी हो सकता है। नई दिल्ली में अरुणाचल के छात्र नीडो तानियम की मौत हाँ, इसी नस्लीय हिंसा का एक भयानक उदाहरण है। हाँ, 2014 की वो घटना एक वेकअप कॉल की तरह थी। नीरो तानियम के बालों के स्टाइल को लेकर कुछ दुकानदारों से बहस हुई और उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा फैला था। हाँ, और सरकार को जस्टिस MP बेजबरुआ की अध्यक्षता में एक समिति बनानी पड़ी। उस समिति की रिपोर्ट में क्या निकला? समिति ने साफ शब्दों में कहा कि इस समस्या की जड़ नस्लीय भेदभाव है। उन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी IPC में संशोधन करके नस्लीय आधार पर की गई टिप्पणी या हिंसा को एक विशिष्ट और सजा योग्य अपराध बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन उन सिफारिशों पर ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अमल की रफ्तार बहुत धीमी रही है। और यहीं पर एक चौंकाने वाली बात है जो हमारे स्रोतों से निकल कर आती है। क्या? यानी एक लड़ाई जो हम सीमा पर लड़ रहे हैं, उसकी एक कड़ी हमारे अपने शहरों की गलियों में मौजूद है। सही। जब हम अपने ही किसी नागरिक को उसकी शक्ल सूरत की वजह से बाहरी महसूस कराते हैं, तो हम अनजाने में दुश्मन के नैरेटिव को ही मजबूत कर रहे होते हैं। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। जब शंघाई एयरपोर्ट पर पेमा वांगजोम से चीनी अधिकारी कहते हैं तुम चाइनीज हो, तो ये दिल्ली की सड़कों पर गूंजने वाले उन्हीं नस्लीय तानों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिध्वनि जैसा लगता है। सही बात है। चीन की बाहरी रणनीति और भारत की ये आंतरिक सामाजिक कमजोरी, ये दोनों एक खतरनाक तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर सेना की तैनाती से ही सुनिश्चित नहीं होती। बिल्कुल नहीं। बल्कि देश के भीतर सामाजिक एकता और हर नागरिक के सम्मान से भी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इन सब तनावों के बीच नक्शों की लड़ाई, निर्माण की होड़, पहचान का संकट, क्या एक और बड़े सैन्य संघर्ष की संभावना है? और क्या दुनिया इस पर ध्यान दे रही है? देखिए, ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि दोनों पक्ष पूर्ण युद्ध नहीं चाहते। 1962 जैसा नहीं? नहीं, 1962 जैसा युद्ध आज के परमाणु युग में बहुत विनाशकारी होगा, लेकिन वो नियंत्रित तनाव की स्थिति बनाए रखना पसंद करते हैं, जैसे यांगजे में हुआ था। हाँ, 2022 में यांगजे में जो झड़प हुई वो इसका एक उदाहरण है। ये एक दूसरे की ताकत और इरादों को परखने का एक तरीका है। अच्छा। सैन्य तैयारी का मुख्य उद्देश्य युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि दूसरे पक्ष को डराना और अपनी बात मनवाना है। और बातचीत के दौर चलते रहते हैं, लेकिन गहरा अविश्वास बना हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? क्या दुनिया इसे सिर्फ भारत और चीन का द्विपक्षीय मसला मानती है? अब ऐसा नहीं है। 2023 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जब अमेरिकी सीनेट ने एक द्विदलीय प्रस्ताव पारित किया। हाँ, मैंने भी पढ़ा था उसके बारे में। उस प्रस्ताव में मैकमोहन रेखा को चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई। ये एक बड़ा कूटनीतिक संदेश था। बहुत बड़ा। भारत और अमेरिका के बीच जो रणनीतिक साझेदारी बढ़ रही है, उसका एक बड़ा कारण चीन को लेकर दोनों की साझा चिंताएं हैं। और क्वाड जैसे समूह में भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता एक मुख्य मुद्दा है। तो अब यह मुद्दा सिर्फ द्विपक्षीय नहीं रहा। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो कुछ बातें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। पहली, अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता दृढ़ और ऐतिहासिक रूप से आधारित है। बिल्कुल। दूसरी, चीन सीमा पर दबाव का इस्तेमाल एक बड़ी कूटनीतिक रणनीति के तौर पर करता है। हाँ। और शायद सबसे जरूरी बात, इस क्षेत्र की असली पहचान नक्शे या चीन द्वारा दिए गए नाम तय नहीं करते, बल्कि वहाँ के लोग तय करते हैं जो दशकों से खुद को पूरे दिल से भारतीय मानते आए हैं। सही कहा। शांति का रास्ता शायद तनाव बढ़ाने से नहीं, बल्कि बातचीत और आपसी समझ से ही निकलेगा। बिल्कुल। और यहाँ मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। बताइए। जैसे जैसे भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सड़कों और सुरंगों के भौतिक पुल बना रहा है, ये सवाल विचार करने योग्य है कि देश के भीतर अपने ही लोगों की पहचान को सही मायने में सुरक्षित करने और उस मनोवैज्ञानिक अलगाव को खत्म करने के लिए हमें किस तरह के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुल बनाने की जरूरत है।